नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मैं अखिलेश कुमार। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संविधान सभा, उसी क्रम में उसी के आगे शुरू करेंगे। जो पार्ट हमारा रह गया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा लास्ट क्लास में हमारा हो गया था कि संविधान सभा का गठन किन किन परिस्थितियों में हुआ, किन किन कारणों से किया गया, वो सारी चीजें हमने जिक्र कर ली थी। उसी के आगे जैसा कि हम देखेंगे कि संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे विभाजन के उपरांत। तो यहाँ पे देखेंगे संविधान सभा में जब भारत विभाजन हुआ उसके बाद भारत में कितने सदस्य बचे थे? 299। टोटल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 आपके देसी रियासतों से थे। अब इनमें से कितने बचे थे? 299। 299 कैसे बचे? 299 इस तरीके से बचे कि जो बचे हुए जितने भी सदस्य थे, 90 सदस्य, वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए विभाजन के बाद। और इसमें कितने बचे? इसमें यदि देखा जाए तो 70 सदस्य बचे थे आपके देसी रियासतों से और 229 बचे थे आपके ब्रिटिश प्रांत से। तो इतने सदस्य आपके विभाजन के उपरांत बचे थे। और एक बात आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली एवं बैठकें। इसमें जब हम कार्यप्रणाली एवं बैठकें देखते हैं तो इसमें हमें जब हमारी संविधान सभा बन जाती है तो उसकी पहली बैठक पूछा जाता है कि पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। आपको ये पता होना चाहिए कि जब पहली बैठक होती है तो उसमें ना तो कोई अध्यक्ष होता है और ना ही उसमें कोई उपाध्यक्ष होता है, तो उसका चुनाव किया जाता है। तो उसी क्रम में एक व्यवस्था फ्रांस में चली आ रही थी जिसमें सदस्य वरिष्ठतम सदस्य को उसका अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे अस्थायी रूप से सदस्य को बनाया गया, अध्यक्ष का पद दिया गया, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कैसे पद में थे? अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। इसका पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था, जिसके चलते सदस्यों की संख्या कितनी थी इस बैठक में? 211। कितने सदस्य थे? 211। तो ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि पहली बैठक में सदस्यों की कितनी संख्या थी? 211। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया। तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 211। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा भी जाए और उसमें ये अस्थाई और स्थाई का नाम जिक्र न किया हो और डायरेक्ट पूछे अध्यक्ष कौन था, तो आप हमेशा राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। और यदि पूछा जाए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन, तो आप किनको लगाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा को। यदि आपका स्थाई और अस्थाई मेंशन ना किया हो तो आप हमेशा सच्चिदानंद सिन्हा को लगाएंगे। और यदि स्थाई और अस्थाई मेंशन किया हुआ है तो उसमें आप देख के लगाएंगे अस्थाई है तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, और यदि अस्थाई है तो सच्चिदानंद सिन्हा और स्थाई है तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो ये पहली बैठक में देखेंगे कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और इसका मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार, जिसके चलते सदस्यों की संख्या कितनी थी? 211 सदस्यों ने इसमें पहली बैठक में भाग लिया था। अब देखते हैं दूसरी बैठक।
दूसरी बैठक क्या हुई थी, 2 दिन बाद हुई थी, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और इसके साथ ही अन्य कुछ पद को भी सम्मिलित किया गया और कुछ व्यक्तियों को उनमें नियुक्त किया गया। जैसे इसमें देखेंगे उपाध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद किसे दिया गया था, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी कौन थे, इसके उपाध्यक्ष थे, और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एच.सी. मुखर्जी का फुल फॉर्म है हरेंद्र कोमर मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी कौन थे, उपाध्यक्ष थे। अब हम आएंगे दूसरे में, अध्यक्ष का पद हो गया और उपाध्यक्ष का पद हो गया। उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, एस.सी. मुखर्जी को, और इसी में दूसरी बैठक में ही संवैधानिक सलाहकार चुने गए, और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सर बी.एन. राव। कौन थे, सर बी.एन. राव, वेनगल नरसिंह राव, वेनगल नरसिंह राव। इनको बनाया गया था, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान सभा के सचिव किन्हें बनाया गया था, एच.वी.आर. अयंगर को बनाया गया था। संविधान सभा का सचिव किन्हें बनाया गया था, एच.वी.आर. अयंगर को बनाया गया था। अब देखते हैं तीसरी बैठक। तीसरी बैठक कब हुई थी, तीसरी बैठक होगी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी 13 दिसंबर को हुई थी। और इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, तीसरी बैठक में। और यह तीसरी बैठक कब हुई थी, तीसरी बैठक हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को। इसे उद्देश्य प्रस्ताव को कब एक्सेप्ट किया गया था, 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के आपका प्रस्तावना बनेगा। क्या बनेगा, प्रस्तावना। चलिए इसी क्रम में हम देखेंगे कुछ अन्य पॉइंट। संविधान सभा निर्माण में कुल समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीने का 18 दिन का समय लगा। और कुल सत्र कितने आयोजित किए गए, सत्र यदि पूछा जाए 11 सत्र आयोजित किए गए थे। कितने सत्र, 11 सत्र आयोजित किए गए थे। 11 सत्र का मतलब इन बैठकों में 11 सत्र आयोजित किए गए थे। और इन सत्रों में कितने दिनों तक बैठक चली थी, 165 दिनों तक बैठक चली थी। कितने दिनों तक, 165 दिनों तक। और संविधान सभा के प्रारूप को विचार करने में कितने दिन लगे थे, प्रारूप पर विचार करने के लिए, मतलब संविधान सभा द्वारा यह प्रारूप निर्धारित करने पे कि भारत का संविधान कैसा हो, उसको निर्धारित करने में कितना समय लगा था, 114 दिन का समय लगा था। और कितने देशों का अवलोकन किया गया था, 60 देशों का अवलोकन किया गया था। और इसमें कुल रुपया लगभग कितना खर्चा हुआ था, लगभग 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। ठीक है, अब यदि हम बात करेंगे आगे, देखिए संविधान सभा को लिखने में कितना समय लगा था। देखिए वो संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और संविधान सभा को लिखने में कितना समय लगा था, 6 महीने का समय लगा था। और संविधान सभा में एक व्यक्ति को बुलाया गया था और कहा गया था कि आप संविधान को क्या करें, संविधान को लिखें। और यह सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया था, इसको लिखा था। और किस भाषा में लिखा था,
अंग्रेजी भाषा में लिखा था। किसने लिखा था? अंग्रेजी भाषा में। और हिंदी संस्करण किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा क्या किया था? हिंदी में इसका क्या किया था? ट्रांसलेट किया गया था। और हिंदी में यदि देखिए दो पूछा जाए, यदि पूछा जाए संविधान को किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और पूछा जाए कि इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा क्या किया गया था? हिंदी रूपांतरण किया गया था। ये क्या है? हिंदी संस्करण में। और यदि यही पूछा जाए कि सजावटकर्ता किसके द्वारा किया गया था? सजावटकर्ता किया गया था दो लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? दो लोगों के द्वारा किया गया था। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया था। ये दोनों व्यक्ति द्वारा सजावटकर्ता किया गया था। जैसे ये संविधान को क्या किया गया? बीच बीच में क्या किया गया? लिख दिया गया। लेकिन साइड साइड में जो बॉर्डर बनाने का कार्य किया था, बॉर्डर में जैसे कुछ भी डिजाइन बनाने का कार्य किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? इन दोनों के द्वारा किया गया था। मेन कौन था? नंदलाल बोस था। और सहायक कौन था? राम मनोहर सिन्हा था। और ये सभी लोग कहाँ से पढ़े हुए थे? शांत निकेतन ऑफ आर्ट कॉलेज से पढ़े हुए थे। और ये शांत निकेतन ऑफ आर्ट कॉलेज कहाँ था? उस समय आपका कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में था। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में हम साथियों आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ प्रमुख तिथियां हैं जिन्हें हम देखेंगे और कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तिथियों में जैसे जैसे सबसे पहला पूछा जाता है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है कि ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और दूसरा यहाँ पे पूछा जाता है कॉमनवेल्थ। आपने वर्तमान समय में देखते भी होंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं। तो ये पूछा भी जाता है कि भारत कब कॉमनवेल्थ का सदस्य बना? ये ऐसा समूह था, मतलब कि जो ब्रिटेन के अंतर्गत जो कॉलोनीज थी, मतलब जहां उन्होंने कॉलोनीज में, मतलब एक प्रकार से जहां पे जिन जिन देशों को गुलाम बनाया था उनकी कॉलोनीज थी, उनका एक समूह बनाया जिसे क्या नाम दिया गया? राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। और उन्हीं सदस्य देशों के साथ क्या ये कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रिटेन आयोजित कराता है। ठीक है, तो ये पूछा जाए तो कब? मई 1949 को भारत इसका सदस्य हो गया था। इसके बाद राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को चुना गया। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे हम देखेंगे संविधान सभा की 12वीं और अंतिम बैठक कब हुई थी? तो आपकी कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। यदि पूछा जाए संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? कितनी बैठकें हुई थी? 12 बैठकें हुई थी। और यह 12वीं अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसी बैठक में क्या किया गया था? संविधान में सभी सदस्यों द्वारा क्या किया गया था? साइन किया गया था। देखिए यहाँ पे देखेंगे संविधान सभा के कार्य। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, संविधान सभा दो रूपों में कार्य कर रही थी। किन रूपों में? दो रूपों में कार्य कर रही थी। पहला, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण। पहला हो गया क्या? संविधान का निर्माण। और दूसरा, देश के लिए आम कानून बनाना। देश के लिए आम कानून बनाना। देखिए दो पॉइंट हुए, एक तो संविधान का निर्माण और दूसरा देश के लिए आम कानून का निर्माण। अब जब दो बातें हुई, जब बात की जाएगी संविधान का निर्माण, जब संविधान के निर्माण की बात की जाएगी उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब बात होती थी देश के लिए आम कानून का निर्माण, उस समय इस संविधान सभा के अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। कौन होते थे? जीवी मावलंकर जी होते थे। तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे कि कब कब कौन कौन चीजें होती थी। तो ये संविधान सभा दो अलग अलग दिनों में
ये कार्य करती थी। एक ही दिन दोनों कार्य नहीं होते थे। एक दिन होता था संविधान का निर्माण और दूसरे दिन या किसी अन्य दिन देश के लिए आम कानून लागू करना इसका कार्य था। जब देश के लिए आम कानून लागू करा जाता था, उस दिन संविधान सभा को एक संसद के रूप में देखा जाता था। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आम चुनाव, देश में आम चुनाव कब होते हैं? 1952 में होते हैं। और जब 1952 में होते हैं, उस समय तक संसद के रूप में कार्य कौन सी संस्था कर रही थी? तो संसद के रूप में कार्य कौन सी संस्था कर रही थी? संविधान सभा कर रही थी। ठीक है। अब देखेंगे संविधान सभा की समितियां, क्या देखेंगे? संविधान सभा की समितियां देखेंगे। संविधान सभा की जब समितियां देखेंगे तो संविधान से संबंधित कौन कौन सी बातें किन किन समितियों के द्वारा कही गई। तो एक जो कुछ इसमें बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। तो हमें बड़ी समितियों में ज्यादा फोकस करना है और छोटी समितियों में फोकस कम करना है। देखिए यहाँ पे जब बड़ी समितियां आप बात देखेंगे, जहां भी बात संघ किया जाए या संघ ही किया जाए, वहां पे आप आंख बंद करके जवाहरलाल नेहरू को टिक करेंगे। संघ की बात या संघी की बात आएगी। देखिए यहां पे बात आई संघ और यहां पे बात आई संघी। देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए जब बात आएगी प्रांतीय की, जब बात आएगी प्रांतीय की, तो उसमें कौन होंगे अध्यक्ष? सरदार पटेल। कौन होंगे? सरदार पटेल। तो प्रांतीय संविधान सभा के ये संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? वी आर अम्बेडकर। कौन है? वी आर अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन? तो इसमें कौन होंगे? सरदार पटेल होंगे। कौन होंगे? सरदार पटेल। देखिए इसकी बात जब हम करेंगे, इसकी बात मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार पटेल जी होंगे। लेकिन यह समिति में यह हमारी सबसे बड़ी समिति थे, जिसमें कितने सदस्य थे? 54 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 54 सदस्य होते थे। और यह हमारी संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी। इसलिए इस समिति की हमें दो उप समितियों का निर्माण करना पड़ा। और उप समितियों में पहली कौन सी थी? मौलिक अधिकार उप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी। कौन थे? जे वी कृपलानी। जीवंत राम भगवान दास इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। और अल्पसंख्यक उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति के कौन थे अध्यक्ष? एच सी मुखर्जी। कौन थे? एच सी मुखर्जी इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। तो देखिए यदि पूछा जाए सबसे बड़ी समिति कौन थी, इन संविधान सभा में सबसे बड़ी समिति थी मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। इसकी दो उप समितियां थी, एक थी मौलिक अधिकार उप समिति और एक थी आपकी जेवी कृपलानी और दूसरी थी आपकी अल्पसंख्यक उप समिति आपकी एच सी मुखर्जी। तो आप दोस्तों यहां तक हो गई बात। अब इसके आगे प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए कुछ छोटी समितियां थी। क्या थी? छोटी समितियां थी। ये छोटी समितियां इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती हैं, फिर भी आप एक नजर इनमें डालकर रखेंगे। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। देखिए कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए एन सिन्हा थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी थे।
कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और प्रारूप संविधान सभा का परीक्षण करने वाली समिति कौन थी? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। कौन थे? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। अब देखेंगे, एक समिति थी, सबसे बड़ी समितियों में एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम रोल निभाने वाली समिति थी, जिसे क्या नाम दिया गया था? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसका एक नाम और था पांडुलेखन समिति। ये तीनों नाम इसी समिति के थे, पांडुलेखन समिति। देखिए, यह संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। उद्देश्य क्या था? नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। क्या करना? नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। और इसकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसके कुल सदस्य कितने थे? इसके कुल सदस्य 7 थे, जिनमें एक अध्यक्ष थे और 6 क्या थे? सदस्य थे। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 7। और इस प्रारूप समिति का सदस्य का सॉरी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से कौन थे? बी आर अम्बेडकर इनके कौन थे? अध्यक्ष थे। और अन्य 6 सदस्यों के बारे में भी देखेंगे। देखिए, एक थे एन माधवराव। कौन थे? एन माधवराव। और एक कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी। कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी। अब देखिए, इन दोनों के बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे। एक तो अध्यक्ष हो गए बी आर अम्बेडकर, एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी। ये दोनों सदस्य क्या आए थे? बाद में ज्वाइन किए थे। क्या किए गए थे? बाद में ज्वाइन किए गए थे। इनके पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन माधवराव किनकी जगह में आए थे? तो किनकी जगह में आए थे? बी एल मित्र। किसकी जगह में आए थे? बी एल मित्र की जगह में आए थे। क्यों? क्योंकि इनका स्वास्थ्य सही नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया था। जिसकी जगह में किनको नियुक्त किया गया? एन माधवराव को। और इसी तरीके से टीटी कृष्णमाचारी किसकी जगह में आए थे? डीपी खेतान की जगह में आए थे। इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, इसीलिए ये इनकी जगह में आए थे। और चौथे सदस्य कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। और अगले सदस्य कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। छठवें सदस्य कौन थे? के एम मुंशी थे। कौन थे? के एम मुंशी थे। अब देखिए, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और सातों सदस्य में एक कौन था? कांग्रेसी था। कौन था? कांग्रेसी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कौन कांग्रेसी सदस्य था? तो कौन था? आपका के एम मुंशी कौन था? कांग्रेसी सदस्य था। और एक अंतिम सदस्य थे, 7वें सदस्य, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब कौन थे? ये 7वें नंबर के सदस्य थे। तो ये आपके प्रारूप समिति के बात हो गई। अब देखेंगे प्रारूप समिति के बारे में। जो प्रारूप समिति ने कार्य किए हैं, क्या किए हैं? कार्य किए हैं। तो इन्होंने पहला प्रारूप कब पेश किया? तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया? तो कब प्रस्तुत किया? फरवरी 1948 में इन्होंने क्या किया था? पहला प्रारूप पेश किया था। क्या किया था? पहला प्रारूप पेश किया था। और दूसरा प्रारूप कब पेश किया था? अक्टूबर 1948 में इन्होंने प्रारूप पेश किया। अब इसी क्रम में इन्होंने क्या किया? प्रस्ताव प्रस्तुत करते रहे। अब इसी के ऊपर एक जिक्र होता है कि प्रारूप समिति में पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया? फरवरी 1948 में। अब
इसमें कितने बैठकें हुई थी, कुल कितनी बैठकें हुई थी स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें कितनी हुई थी 141। कितनी बैठकें हुई थी, कुल 141 बैठकें हुई थी। अब हम देखेंगे कि प्रारूप समिति में किस किस प्रकार से वाचन हुए थे। अब यदि हम संविधान सभा में प्रारूप समिति के वाचन पर यदि चर्चा करें, प्रारूप समिति में वाचन की कैसे चर्चा करेंगे, यदि हम साथियों चर्चा देखेंगे तो संविधान में चर्चा होगी, किसमें, संविधान के बारे में। जैसा संविधान का प्रारूप बनाया गया था तो उस प्रकार से इसमें कितने वाचन हुए थे, तो पूछा जाता है संविधान में कितने वाचन हुए थे, तो कुल वाचन कितने हुए थे, 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे। तो उसी क्रम में पूछा जाता है कि पहला वाचन कब से कब तक चला, दूसरा वाचन कब से कब तक चला और तीसरा वाचन कब से कब तक चला। तो इसमें पहला वाचन की जब हम बात करते हैं, तो जब हम पहला वाचन की बात करते हैं तो इसमें 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच में क्या चला, पहला वाचन चला। और इसमें कितने दिन की चर्चा हुई, 5 दिनों की चर्चा हुई। कितने दिनों की चर्चा हुई, 5 दिनों की चर्चा हुई। अब यदि हम बात करेंगे द्वितीय वाचन की, द्वितीय वाचन कब से कब तक चला, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अब इसमें पूछा जाता है जब ये संविधान सभा का द्वितीय वाचन हुआ उसमें संविधान पर खंडवार चर्चा की गई। क्या की गई, संविधान पर खंडवार चर्चा की गई। अब इसमें तृतीय वाचन कब से कब तक, 14 नवंबर से 26 नवंबर तक इसमें तृतीय वाचन इसमें हुआ। और इसी बीच इसमें क्या किया गया, 26 नवंबर को संविधान को आंशिक रूप से क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और यदि पूछा जाए कि इसमें कितने लोगों ने साइन किया था, तो कितने लोगों ने साइन किया था, 284 सदस्यों ने क्या किया था, इसमें हस्ताक्षर किए थे। और इस समय तक हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हो गए थे, 395। और कितनी अनुसूचियां थीं, 8 अनुसूचियां थीं। और यदि हम इसी को वर्तमान समय के अनुसार जोड़कर देखें तो हैं तो इतने 395 अनुच्छेद ही, लेकिन यहाँ पे अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। और गिनती के अनुसार देखा जाए तो वर्तमान में यदि गिनती के अनुसार हम देखेंगे जो संविधान संशोधन हुए और जो भी अनुच्छेद जोड़े गए उन सभी को यदि हम काउंट कर लेते हैं तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 470। कितनी हो जाती है, 470 हो जाती है। और इसी समय यदि हम देखें तो संविधान में कितने भाग थे, भाग 22 थे। कितने थे, भाग 22 थे। और यदि हम संविधान संशोधन के द्वारा जो भाग जोड़े गए उनको भी यदि जोड़ लें तो कितने भाग हो जाएंगे, ये भाग हो जाएंगे 25। कितने हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे 25। लेकिन यदि आपके एग्जाम में आए कि वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं तो आप 22 लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 22 लगाएंगे। लेकिन यदि सभी संशोधनों के आधार पर यदि देखेंगे तो कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। और अनुच्छेद यदि उन संशोधनों के अनुच्छेद काउंट किए जाएंगे तो वो कितने हो गए हैं, 470 हो गए हैं। और संविधान हमारा लागू कब हुआ, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। देखिए इसके महत्व को यदि हम एक बार जानें, 26 जनवरी का ही दिन चुनने का कारण क्या था, ये कारण इसलिए था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में यह पारित किया गया था और संकल्प लिया गया था। क्या संकल्प लिया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस का। क्या मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस। तो ये पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज दिवस में पहला पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930। कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अब इसी क्रम में हम आगे साथियों देखेंगे,
देखिए यदि हम देखेंगे इसके आगे, देखिए हमने एक बात कही थी आपसे कि 1946 में एक मिशन भेजा था, कैबिनेट मिशन के नाम से एक योजना भेजी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो उसमें एक उद्देश्य था और उद्देश्य में कहा गया था संविधान सभा का गठन, और वह संविधान सभा किसका निर्माण करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। और उसमें दूसरा उद्देश्य था अंतरिम सरकार का निर्माण या गठन। अंतरिम सरकार में कौन कौन होंगे? आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के सदस्य होंगे। अब इसी में यदि हम कंपेयर करके देखेंगे, इसमें मैंने दोनों मंत्रिमंडल को लिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के पहले का मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के बाद का मंत्रिमंडल। तो दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो कंपेयर करके पढ़ने से हमें आसान ये हो जाएगा कि कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिम सरकार में यह मंत्रालय किसके पास था और स्वतंत्र भारत में यह मंत्रालय किसके पास था। तो दोनों में यदि कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें इसमें आसानी हो जाएगी कि कौन सा मंत्रालय किसके पास था। तो अब इसमें देखेंगे हम, चलिए इसमें देखते हैं धारित विभाग कि कौन सा विभाग किसके पास था। यदि हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल, प्रधानमंत्री, विदेश मामले, और एक था आपका वैज्ञानिक शोध। वैज्ञानिक शोध आपका अंतरिम सरकार में कोई मंत्रालय विभाग नहीं था, यह मंत्रालय नहीं था। यह मंत्रालय, यह विभाग बना था कब? 1947 के बाद। तो इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख लें, वैज्ञानिक शोध। ये एक विभाग कह लें या क्या कह लें, मंत्रालय कह लें। अब देखिए जब हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ेंगे, देखिए राष्ट्रमंडल, प्रधानमंत्री, विदेश मामले, यह विभाग किनके पास थे? जवाहरलाल नेहरू के पास अंतरिम सरकार में थे। और यही विभाग क्या थे? यही विभाग आपके स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में जो बना था वही विभाग दिए गए थे। अब जो सह सूचना एवं प्रसारण एवं राज्यों संबंधी मामले किसके पास थे? सरदार पटेल जी के पास थे, और यही विभाग सरदार पटेल को दोबारा भी दिए गए। कानून एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम सरकार में, और इसके बाद भी इन्हीं को दिए गए। मेरा कंपेयर करने के पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। कैसे? आपको यह पता चल जाएगा कि दोनों विभाग, दोनों मंत्रालय, दोनों अलग अलग मंत्रिमंडल में एक ही के पास थे और अलग अलग किसके पास थे। यदि एक ही मंत्रालय दोनों मंत्रिमंडल में सेम था तो वो याद कर लेंगे, और यदि अलग अलग था तो वो आपको तय कर लेंगे। लेकिन कुछ मैक्सिमम मंत्रालय क्या थे, आपके एक ही व्यक्ति को सेम रूप में दिए गए थे। यदि पूछा जाएगा रक्षा, रक्षा बलदेव सिंह और सरदार बलदेव सिंह, देखिए बल, बल से यहाँ से याद कर लीजिएगा आप रक्षा। श्रम से याद करेंगे श्रम, जगजीवन राम, जगजीवन राम। अब दोनों मंत्रालय, दोनों बार मंत्रिमंडल में एक ही मंत्रालय दिया गया था इनको। अब देखिए वित्त, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहीं से है, वित्त। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुए थे, व्यक्ति चेंज हुए थे। अंतरिम सरकार में किसी और व्यक्ति को, और आपका स्वतंत्र भारत में आपको किसी और व्यक्ति को बनाया गया था। जब हम बात करेंगे वित्त की, तो वित्त आपका अंतरिम सरकार में किसको बनाया गया था? लियाकत अली खां को। और स्वतंत्र भारत में किसे बनाया गया था? आर के षणमुगम चेट्टी को बनाया गया था। किसको? आर के षणमुगम चेट्टी को बनाया गया था। ये आर के षणमुगम चेट्टी साहब को बनाया गया था। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। और इसीलिए इनका बीच मतभेद हो गया था, क्योंकि लियाकत अली खां साहब कोई भी वित्त पास नहीं करते थे अपने यहाँ से। तो कोई भी योजना
क्रियान्वित नहीं हो पा रही थी, जिसके वजह से विभाजन जल्दी हो गया और इसी वजह से इनकी सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। ठीक है, अब देखिए कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य राजकुमारी अमृता कौर, और यहाँ भी कौन है, राजकुमारी अमृता कौर। विधि विधि कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन स्वतंत्र भारत में किसे विधि मंत्री बनाया गया, आपका वी आर अम्बेडकर। शिक्षा एवं कला, शिक्षा एवं कला में कौन, सिराज गोपालाचारी। और यहाँ पे कौन था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपके क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। शिक्षा एवं कला में सी राजगोपालाचारी, लेकिन स्वतंत्र भारत में कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कर्म खान ऊर्जा, खान ऊर्जा। तो खान ऊर्जा में कौन थे, सी एच भाभा थे, सी एच भाभा। और बी एम गाडगिल, बी एन गाडगिल कौन थे, बी एन गाडगिल साहब थे। और यहाँ पे वाणिज्य में कौन थे, आई आई चुंदरीगर। और आपके सी एच भाभा। उद्योग एवं आपूर्ति जान मथाई। और आपके यहाँ पे कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और रेलवे परिवहन में कौन थे, आसुफ अली और आपके जान मथाई यहाँ पर थे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये पार्ट हो गया। अब इसके आगे संविधान की उद्देशिका, और इसी को क्या कहा जाता है, प्रस्तावना। क्या कहा जाता है, प्रस्तावना। जब हम बात करेंगे यहाँ पर, यदि हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना का आधार, यदि हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना का आधार, तो आधार क्या है, उद्देशिका है। क्या है, उद्देशिका है। यदि हम सीधे सीधे पॉइंट में आए तो हम पूछेंगे, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो प्रस्तावना का आधार क्या है, उद्देशिका। मतलब कि पहले उद्देशिका और आज की प्रस्तावना। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए उद्देशिका को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो उद्देशिका का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसको संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया एवं 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। और देखिए यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे बात आती है, प्रस्तावना का विचार, विचार कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए से इसका क्या लिया गया, विचार लिया गया। क्या लिया गया, विचार। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अब यदि हम बात करें संविधान, अपनी संविधान का मुख्य स्रोत, संविधान का मुख्य स्रोत, यदि संविधान के मुख्य स्रोत की बात करते हैं, भारत की जनता है। क्या है, भारत की जनता। यदि दूसरी बात यहां से पूछ ले कि संविधान, संविधान अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करता है, संविधान अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करता है, तो सीधे सीधे आप टिक करेंगे जनता से। कहां से, जनता से। क्योंकि हमारी प्रस्तावना में लिखा भी गया हुआ है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो यहीं से आपको संविधान कहां से शक्ति प्राप्त करता है, जनता से। कहां से, जनता से। और यदि पूछा जाए संविधान के अंगीकृत होने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, प्रस्तावना का स्वरूप या प्रकृति किस प्रकार का स्वरूप है, किस प्रकार की प्रकृति है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो संविधान का स्वरूप और प्रकृति ट्रिपल एस क्या है, ट्रिपल एस डी आर क्या है, ट्रिपल एस डी आर। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्वरूप और प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो इसमें 5 चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं, 5 चीजें। तो आपको क्या याद रखना है, ट्रिपल एस डी आर। क्या याद रखना है, ट्रिपल एस डी आर। एस से क्या है, एस से आपका सोवरेन है, क्या है सोवरेन। और एस से दूसरा एस क्या है, सोशलिस्ट। और तीसरा क्या है, सेकुलर। मतलब सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। और डी से क्या है, डेमोक्रेटिक। क्या है, डेमोक्रेटिक। और आर से क्या है, रिपब्लिक। क्या है, रिपब्लिक। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एस से आपका क्या निकल आता है, संप्रभु। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सोवरेन। और समाजवादी, सोशलिस्ट। पंथनिरपेक्ष, सेकुलर। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। गणराज्य, गणतंत्र, रिपब्लिक। आपको ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ट्रिपल एस डी आर प्रस्तावना का स्वरूप है। ये क्या है, स्वरूप है। यदि पूछा जाए कि समाजवादी शब्द कब शामिल किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन। और ये आपका पंथनिरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया है। यदि हम बात करेंगे संविधान की उद्देशिका के बारे में, नेक्स्ट, यदि संविधान की उद्देशिका, पहला हमारा उद्देश्य का एक प्रस्तावना ही थी। और उसमें क्या था, उसमें हमने पढ़ा प्रकृति पढ़ी। क्या पढ़ी, प्रकृति या स्वरूप। क्या पढ़ा, प्रकृति या स्वरूप। और अंगीकृत किया कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। उसी स्वरूप में हम स्वरूप पढ़ चुके, प्रकृति पढ़ चुके। स्वरूप या प्रकृति। अब पढ़ें, क्या पढ़ेंगे, उद्देश्य। क्या पढ़ेंगे, उद्देश्य। अब ये उद्देश्य की जब हम बात करेंगे तो उद्देश्य हमारा क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये चीजें आपको याद रखना है। अब बात करेंगे न्याय की। देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यदि हम बात करेंगे न्याय की तो कितने प्रकार के न्याय हैं। यदि हमसे पूछा जाएगा हमारे संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। पहला दिया होगा सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, और चौथा कर देगा आपका धार्मिक। तो धार्मिक न्याय की बात संविधान में नहीं की गई है। कौन सा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है, तो हमारे संविधान में आपकी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की बात की गई। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है, 5 प्रकार की। ये 5 प्रकार आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं समानता। कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर। 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर। अब यहाँ पे बात की गई है बंधुत्व। क्या बात की गई है, बंधुत्व। बंधुत्व में किस प्रकार की बात की गई है, एकता और अखंडता। क्या बात की गई है, एकता और अखंडता। 2 बातें यहाँ पे बंधुत्व के रूप में की गई है। यदि हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में, एक बात कही जाती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग
है कि नहीं, इस पे काफी विवाद हुआ कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको सीधे सीधे तीन चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें याद रखनी है? तीन चीजें याद रखनी है कि किस में जजमेंट दिया गया कि भाग है और किस में जजमेंट दिया गया कि भाग नहीं है। तो एक आता है 1960 में वेरुवारी वाद। सिर्फ आपको ये वाद याद रखना है और इसी से डिसीजन आपको याद रखेंगे कि कौन कौन से डिसीजन दिए गए। ये तीन वाद हैं और इन तीन में जजमेंट सुनाए गए और इन्हीं जजमेंट आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान का भाग नहीं, मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें कहा गया संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें और भी कहा गया कि संविधान का भाग है लेकिन इसके मूल ढांचे पर संशोधन नहीं किया जा सका, इसकी मूल ढांचा या मूल शब्दावली में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बाकी इन दोनों में क्या कहा गया? संविधान का भाग है। देखिए कुछ कथन हैं जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहे हैं और यह कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कहा गया है संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यह किसने कहा है? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जी ने कहा है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ये आपके क्वेश्चन में होगा और ये आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए कि दीर्घकालीन सपनों का विचार किसका है? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का। और इसके बाद प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानीय भाग है। यह संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी और यह संविधान का आभूषण है। देखिए तीनों चीजें एक साथ, आत्मा, कुंजी और आभूषण, किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। किसने? पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। नेक्स्ट पार्ट यदि देखें, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? एन फाल्की वाला। किसने? एन ए फाल्की वाला ने कहा है। किसने? एन ए फाल्की वाला ने कहा है संविधान का परिचय पत्र। नेक्स्ट, संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और यहाँ पे बात की गई है संविधान यदि शरीर है और प्रस्तावना उसकी क्या है? आत्मा है। इसी का उदाहरण स्वरूप बताया गया है, संविधान क्या है? यदि इमारत है तो नींव उसकी क्या है? प्रस्तावना है। यह कथन किसका है? सुभाष कश्यप जी का है। किसका है? सुभाष कश्यप जी का है। नेक्स्ट, प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें और इसकी अवसंता प्रभुसत्ता जनसाधारण में निहित है। ये किसका कथन है? बी आर अम्बेडकर जी का कथन है। किसका है? बी आर अम्बेडकर जी का कथन है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों से साझा कर सकते हैं।